नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ आपके सामने आज की हिंदी की वर्कशीट को लेकर, आपकी 10वीं कक्षा की वर्कशीट को लेकर। और हमारा जो कार्यपत्रक यानी वर्कशीट है वो है 4242 और तारीख है हमारी 9/10/2020। हमेशा की तरह यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज जो हमें पढ़ना है, इससे पहले हमने पाठ पढ़ा था, यानी कविता पढ़ी थी इससे पहले 41वें कार्यपत्रक में कन्यादान। लेकिन अब क्योंकि कोई भी गद्य व्याकरण के बिना पूरा नहीं होता, तो व्याकरण भाषा का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है। व्याकरण के माध्यम से ही वाक्य आपके अच्छे, सुंदर और क्रम से बनते हैं। तो आइए, आज के व्याकरण में हमें पढ़ना है वाच्य। तो वाच्य क्या है, आइए हम इसको जानते हैं, समझते हैं। तो प्रिय बच्चों, वाच्य हम उसे कहते हैं जिस वाक्य में ये पता चलता है कि वाक्य के अंदर कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है या कर्तरी की प्रधानता है या कर्ता की प्रधानता है, उसी को हम वाच्य कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे ही हम वाच्य कहते हैं। क्योंकि वाक्य जो भी होता है उसमें कोई ना कोई मुख्य शब्द होता है जिसके कारण क्रिया होती है और क्रिया के कारण बाकी चीज़ों पर असर पड़ता है। तो आइए हम दिए गए चित्र के माध्यम से जानते हैं कि वर्कशीट में क्या बताया जा रहा है। आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सरल है, बहुत आसान है, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ 3 चित्र दिए गए हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसमें पहली तस्वीर में व्यक्ति जा रहा है। अब चाहे वो ऑफिस जा रहा है या कहीं जा रहा है, वो अलग मैटर है। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि वो ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा है या ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा है या ट्रेन से जा रहा है। और तीसरी तस्वीर में व्यक्ति से जाया नहीं जा रहा है, यानी उसके आप देख रहे हैं ये क्रॉस का निशान लगा हुआ है, यानी कि स्टॉप है। वो कोई क्रिया नहीं कर रहा है एक तरह से, या जा नहीं पा रहा है। तो तीनों तस्वीरों में क्रिया तो एक है, यानी जा रहा है, जा, लेकिन उसका रूप और उसके विषय की प्रधानता अलग अलग है। एक ट्रेन पकड़ रहा है, एक जा रहा है, एक रुका हुआ है, यानी जाने की क्रिया हो रही है, लेकिन ट्रेन, कहीं जाना, इन सब का विषय और प्रधानता अलग अलग है कि वहाँ कर्म है या कर्ता है या भाव है। विषय की प्रधानता से अभिप्राय है किसी किए गए कार्य या विषय, कर्ता, कर्म या भाव में से कोई एक है। और क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाच्य, कर्ता, कर्म, भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। इसी के आधार पर वाच्य के 3 भेद होते हैं। तो वाच्य आपने समझ लिया होगा कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता या कर्म या भाव की प्रधानता है, कि वाक्य में मुख्य रूप से कौन है, कर्ता है या कर्म मुख्य है या भाव मुख्य है, उसी को हम वाच्य कहते हैं। और वाच्य के आधार पर उसके 3 भेद होते हैं। पहला हमारा कर्तृवाच्य है, दूसरा कर्मवाच्य है और तीसरा भाववाच्य है। तो आज जो हमें पढ़ना है वो कर्तृवाच्य पढ़ना है। तो जैसा कि आपको बताया कि वाच्य के 3 भेद हैं। 3 भेद हैं, एक कर्ता है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है और भाववाच्य है। तो हमें जो आज पढ़ना है वो कर्मवाच्य पढ़ना है। तो हमें आज जो पढ़ना है वो कर्तृवाच्य पढ़ना है। तो आइए जानते हैं वर्कशीट के माध्यम से कर्तृवाच्य क्या है।
आज कर्तव्यवाच्य को समझते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तरी में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। कर्तरी में कर्ता विभक्ति से, के, को, की, का, के, में, पर, अरे से आदि रहित होता है। तो यानी कि जहाँ कर्तृवाच्य होगा, इन शब्दों का, इन अक्षरों का प्रयोग नहीं होगा। स, के, का, के, पा, अरे से नहीं होगा, या केवल ने विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो केवल इन सबको छोड़ के एक विभक्ति का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है, वो होता है ने। जैसे अक्षत ने खाना खाया, अब यहाँ ने है, तो ने विभक्ति केवल प्रयोग में आएगी, बाकी अन्य विभक्तियाँ जो इसमें लिखी गई हैं या दी गई हैं उनका प्रयोग नहीं होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, अब यहाँ नीचे दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्द भंडार का प्रयोग कर आप भी कर्तृवाच्य के 10 वाक्य लिखिए। अब नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ये नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं और मैंने उन उदाहरणों का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य आपके सुविधा के लिए लिख दिए हैं, ताकि आप उनसे समझकर अन्य वाक्यों का भी निर्माण कर सकें। तो एक बार हम फिर समझ लेते हैं कि कर्तृवाच्य वो होता है जिसमें कर्ता यानी काम करने वाला प्रधान होता है और क्रिया के अनुसार कर्ता का पता चलता है कि क्रिया किस तरह की हो रही है। तो इस कर्तृवाच्य में क्रिया हमारी अकर्मक भी हो सकती है, सकर्मक भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। तो इसमें विभक्ति केवल ने, जैसा कि यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ दी गई है ने, प्रयोग में आएगी, अन्य विभक्तियाँ प्रयोग में कर्तृवाच्य में नहीं आएगी। तो आइए हम उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पहले ने का प्रयोग ले लेते हैं हम कि राजेश ने गाना गाया। तो गाना गाने वाला कौन है? तो क्रिया तय कर रही है कि कर्ता कौन है। कर्ता कौन है? किसने गाना गाया है? राजेश ने। तो राजेश कर्ता हो गया, इसीलिए ये कर्तृवाच्य है, क्योंकि कर्ता इसमें मुख्य है। इसी तरीके से दूसरे में जाएंगे हम। कबूतर ने पानी पिया। पिया, पानी पिया, किसने पिया? कबूतर ने। तो कार्य कौन कर रहा है? कबूतर। तो यहाँ कबूतर कर्ता है, मुख्य है, इसलिए कर्तृवाच्य है। दिनेश पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पुस्तक का भी हमने उदाहरण ले लिया है, ने का भी ले लिया है और पिया का भी ले लिया है और पुस्तक का, यानी दिनेश पुस्तक पढ़ता है। क्रिया किसके लिए हो रही है? दिनेश के लिए। दिनेश पुस्तक पढ़ता है। चौथा है हमारा सुरेश केला खाता है। तो सुरेश, क्रिया करने वाला व्यक्ति कौन है? सुरेश है, वो केला खा रहा है। तो इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, यानी कि जो काम करने वाला है वो कर्ता होता है और ऐसे वाक्य में कर्ता मुख्य होता है, इसीलिए उसको कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान वाक्य कहा जाता है। शेर मांस खाता है। मांस खाने की क्रिया कौन कर रहा है? शेर। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो मिट्टी बनाने की क्रिया कौन कर रहा है? कुम्हार। अगर यहाँ पे इसके अनुसार यानी क्रिया के अनुसार भी और कर्ता के अनुसार भी लिंग वचन तय होता है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, उसी के अनुसार वो बदल जाएगा। इरफान खान उच्च कोटि के कलाकार थे। इरफान जो अभी भी हाल ही में दिवंगत हुए हैं, एक्सपायर हुए हैं, वो बहुत नाम था उनका, बहुत ऊंचे कलाकार थे। तो इरफान कर्ता है, वो कलाकार थे बहुत उच्च कोटि के। सचिन मैच खेलता है। तो मैच खेलने का काम कौन कर रहा है? सचिन। अब यहाँ खेलता क्या है? पुल्लिंग है, एक तरह से क्रिया तो है, लेकिन सचिन कौन है? पुल्लिंग है, पुरुष है। अगर होता यहाँ सीता मैच खेलती है तो यहाँ खेलता की जगह खेलती हो जाता।
तो यहाँ भी इसके अनुसार, क्रिया के अनुसार भी लिंग और पुरुष, मतलब स्त्री और पुरुष चेंज हो जाएगा, लिंग चेंज हो जाएगा और वचन भी चेंज हो जाता है। बर्तन आवाज़ करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं बर्तन, क्योंकि एक बर्तन की बात नहीं हुई है, बर्तन मतलब बहुत सारे बर्तन आवाज़ करते हैं, तो करते हो गया। अब लिखते कि गिलास आवाज़ करता है, तो यहाँ एक वचन हो गया। अब यहाँ है बर्तन आवाज़ करते हैं, तो बहुवचन हो गया। तो कर्ता के अनुसार लिंग वचन भी चेंज हो जाते हैं, क्रिया भी चेंज हो जाती है, क्रिया के अनुसार भी चेंज हो जाता है। तो विद्यालय बहुत बड़ा है, यहाँ विद्यालय करता है। पुरुष टहलता है, तो टहलने का क्रिया कौन कर रहा है? पुरुष। बाघ ने हिरण को दबोच लिया, किसने हिरण को दबोचा? बाघ। तो बाघ यहाँ कर्म कर रहा है, यानी करता है, कार्य कौन कर रहा है? बाघ। सुनीता खाना खाकर सो गई, लड़कियां बाजार जा रही हैं, तो लड़कियां यहाँ बाजार जाने का काम कर रही हैं, तो इसलिए लड़कियां यहाँ करता है, सुनीता यहाँ करता है। तो हमने लगभग सभी शब्दों का कर्तृवाच्य में प्रयोग कर लिया है। तो आइए बढ़ते हैं इसके कुछ अन्य उदाहरणों की तरफ। देखिए, हमारे अन्य उदाहरण भी स्क्रीन पर हैं। राम तेज दौड़ता है, मैं सर्दियों में नहीं नहाता, आशा नहीं हंसती, बच्चा खूब सोया, रमा नहीं पढ़ती, मैं हंसता हूँ, मोर ऊंचा नहीं उड़ता। सब जगह क्रिया तय कर रही है कर्ता कौन है, और कर्ता मुख्य है क्योंकि वो काम को कर रहा है। अब एक और अन्य उदाहरण हम देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर है। कुछ उदाहरण हम और देख लेते हैं कि लड़कियां बाजार जा रही हैं, मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, ममता ने रामायण पढ़ी, लता गाना गाएगी, धर्मवीर वेद पढ़ेगा, तुम फूल तोड़ोगे, नौकर चाय लाएगा। तो यहाँ मुख्य रूप से जो बोझ पड़ रहा है वो कर्ता पे है। मैं, लड़की, ममता, लता, धर्मवीर, तुम, नौकर। और क्रिया के अनुसार ही स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और वचन भी बदलते हैं, और वो बदल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वाच्य समझ आ गया होगा। कर्तृवाच्य की परिभाषा एक बार फिर जान लेते हैं कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, यानी काम करने वाला मेन हो, मुख्य हो, और क्रिया के जिस रूप से कर्ता प्रधान हो, उसे ही हम कर्तृवाच्य कहते हैं। आप सरल तरीके से समझें कि वाक्य में जो काम करने वाला व्यक्ति है और वो मुख्य है, तो उसे ही हम कर्तृवाच्य समझेंगे। तो मैं आपका शिक्षक उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको वाच्य समझ आ गए होंगे, व्याकरण का एक हिस्सा समझ आ गया होगा। हमने केवल आज कर्तृवाच्य पढ़ा है, अगली वर्कशीट में शायद हम भाववाच्य या कर्मवाच्य पढ़ें। तब तक के लिए मैं लेता हूँ विदा। अगर आपको वाकई में वर्कशीट पसंद आई हो, समझ आई हो, तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो हमेशा की तरह।